नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कलेक्टर कार्यालय परिसर में बना लोक सेवा केंद्र का भवन हुआ क्षतिग्रस्त। निर्माण के 1 वर्ष बाद ही धसकने लगा था भवन। नगर पालिका ने बंद कराया वाटर प्रूफिंग का कार्य। सीएमओ ने कहा बारिश के बाद कराया जाएगा कार्य। भारी बारिश में पीने के पानी के लिए लोग परेशान। नई पाइपलाइन से 8 दिनों से नहीं आ रहा पानी। नगर के बूढ़ी, सरेका, सिविल लाइन और दीनदयालपुरम के लोग परेशान। जिले भर में मनाई गई भगवान विश्वकर्मा की जयंती। विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। संबल कार्ड धारक अंत्योष्टि की राशि के लिए काट रहे चक्कर। हितग्राहियों के साथ पार्षदगण भी हो रहे परेशान। मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी रूप से परमिट जारी कर राशि का गबन करने के मामले में आदिम जाति सहकारी समिति उपवा के प्रबंधक सहित 2 आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास। जिले के सोनवानी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कसंगी में बीती रात हुई तेज बारिश से जर्जर हुए मकान की दीवार गिरने से एक वृद्धा उसके अंदर दबने से घायल हो गई। घायल वृद्धा सुनीबाई पति समल सिंह मस्कोले 65 वर्ष ग्राम कसंगी थाना रूपझर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनीबाई अपने परिवार के साथ मजदूरी करती है, जिसके परिवार में एक बेटा बहू भी है। बताया गया है कि सुनीबाई के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाया गया है, जो अभी पूर्ण रूप से नहीं बन पाया, किंतु परिवार के लोग पुराने कच्चे मकान में ही रहते हैं। बताया गया है कि 16 सितंबर की रात्रि में तेज बारिश से सुनीबाई के मकान के अंदर पानी चला गया था। 17 सितंबर को सुबह 8 बजे सुनीबाई अपने पुराने मकान से सामान निकाल रही थी, तभी मकान के पीछे की दीवार गिरने से सुनीबाई दीवार में दब गई। परिवार और मोहल्ले वालों ने दीवार का मलबा हटाकर सुनीबाई को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पटपरा में इसी ग्राम के एक 62 वर्षीय वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मलाजखंड पुलिस ने मृतक भगवान सिंह पिता पुस्सू सिंह परते 62 वर्ष की लाश बरामद की गई और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और बहू है। बताया गया है कि भगवान सिंह खेती किसानी के अलावा पंडा पुजारी का भी काम करता था और वहां 2 गांव का पंडा भी था। भगवान सिंह ने खेत में ही पंचायत के द्वारा लघु तालाब का निर्माण करवाया गया था। इसी तालाब में भगवान सिंह प्रतिदिन नहाने के लिए जाया करता था। 15 सितंबर के पहले भगवान सिंह का बेटा अपने परिवार के साथ अपने ससुराल गया हुआ था। भगवान सिंह अपनी पत्नी के साथ घर में ही था। 15 सितंबर को 11 बजे भगवान सिंह अपने घर के पीछे खेत के पास लघु तालाब में नहाने चला गया था, जो 12:30 बजे तक घर वापस नहीं लौटा। तब उनकी पत्नी देखने गई तो उसने तालाब के किनारे अपने पति भगवान सिंह के कपड़े देखे। इस संबंध में उसने गांव मोहल्ले वालों को इस बात बताई। सूचना मिलते ही मलाजखंड थाने से सहायक उप निरीक्षक मुकेश नरताम सहित अन्य लोग भी पहुंचे। ग्रामीणों गोताखोरों के द्वारा तालाब से भगवान सिंह की काफी खोजबीन की और उसका शव बाहर निकाला। संभावना व्यक्त की गई है कि भगवान सिंह नहाते समय तालाब के गहरे पानी में चला गया होगा, जिसके तालाब में डूबने से मौत हो गई होगी। सहायक उप निरीक्षक मुकेश नरताम ने मृतक भगवान सिंह की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और आगे मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नगर की जनता को 2 वक्त स्वच्छ और भरपूर पानी देने की घोषणा के साथ करोड़ों रुपए की लागत से नई जल आवर्धन योजना नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा शुरू तो की गई, लेकिन वह काफी समय से हिचकोले खाते हुए चल रही है। नगर की जनता को 2 वक्त पानी देना तो दूर की बात रही, लोगों को एक टाइम भी नल में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोगों को बरसात के समय में भी पानी नहीं मिलने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नई जल आवर्धन योजना से कुछ दिन पानी मिलता है और कुछ दिन पानी आना ही बंद हो जाता है, जिसके कारण लोगों को घर में नल कनेक्शन होने के बावजूद भी दूसरों के यहां से पानी मांगने के लिए विवश होना पड़ता है। आपको बताया कि बालाघाट नगर में पहले ही पुरानी पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन उसके बाद 38 करोड़ रुपए की नई जल आवर्धन योजना लाई गई। नई जल आवर्धन योजना लाने पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा जमकर ढिंढोरा पीटा गया कि अब नगर की जनता को पानी की समस्या नहीं होगी, 2 टाइम भरपूर पानी मिलेगा। लंबा समय पाइपलाइन डालने में ही लगा दिया गया, तो वहीं कई माह
नई पाइपलाइन से पानी सप्लाई की टेस्टिंग करने में लगा दी गई। उसके बाद जब से नई जल आवर्धन योजना के तहत नई पाइपलाइन से पानी दिया जाना प्रारंभ किया गया, तब से यही देखने को मिल रहा है कि कुछ दिन नई पाइपलाइन से पानी मिलता है और कुछ दिन तक पानी आना ही बंद हो जाता है। पिछले माह एलएम समाप्त हो जाने के कारण करीब 10 दिनों तक नगर में पानी सप्लाई पूरी तरह से बाधित रही थी। उस दौरान लोगों को भी पानी के लिए बहुत ही परेशान होना पड़ा था। वही स्थिति अब भी कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। गणेश उत्सव के बाद से नई पाइपलाइन में पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति नगर के निचले क्षेत्र बूढ़ी सरेका एवं दीनदयालपुरम कॉलोनी एवं सिविल लाइन में निर्मित होना बताया जा रहा है। ये बताइए, जो नल लगे हैं इसमें आप पानी कब से नहीं आ रहा है? ये गणेश उत्सव में दिया है हर दिन, उसके बाद से नहीं आया है। मतलब हाँ, 8-9 दिन हो। फिर पानी नहीं आ रहा तो कैसा, कहाँ से भरते हैं? आजू बाजू वाले के यहाँ से, जिसके यहाँ बोर है उससे। पता नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है सर? ये नहीं पता। तो समस्या हो रही है मतलब पानी के लिए? हाँ, ये आपके यहाँ समस्या है कि और भी घरों में है ना, आजू बाजू में, यानी कि जिसके यहाँ नल है उनके यहाँ पे, जिसके यहाँ यानी कि पुराना वाला कनेक्शन है वो वाला नहीं आता, तो हम लोग नए वाले कनेक्शन से भरते हैं। अब नए वाला भी नहीं आता तो फिर आजू बाजू वाले के यहाँ से लेते हैं। ये बताइए, आपको यहाँ जो नल लगे हैं उसमें पानी आ रहा है क्या? नहीं, बहुत कम आ रहा है। हाँ। नीले पाइप, उसमें पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर कैसा कर रही भैया? ये तो वो हेडपम्प चलाते हैं हम। कब से ला रहे हैं? हेडपम्प से तो बहुत दिन से ला रहे हैं। तो ये आपके घर में समस्या है कि और दूसरे भी घरों में है? 3-4 घर में है, उनके पानी नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा। इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्षद दल के नेता कारू लीलारे ने आक्रोश जताते हुए कहा कि यह सही बात है, नलों में कुछ दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। नई नल जल योजना जिस उद्देश्य के साथ चालू की गई थी उस पर खरा नहीं उतर रही है। इस बारे में बात करो तो नगरपालिका प्रशासन और ठेकेदारों के द्वारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। इसको लेकर कल ही नगरपालिका अध्यक्ष को कहा गया है, यह जिम्मेदारी ठेकेदार की नहीं है, यह हम जनप्रतिनिधि और हमारी जिम्मेदारी है कि नगर की जनता को 2 वक्त स्वच्छ पानी दे। कभी एलम तो कभी टूटी पाइपलाइन का बहाना बताया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष को लिखित में आवेदन दे दिया गया है। अगर 15 दिनों के भीतर इस नल जल योजना में सुधार कर नगर की जनता को 2 वक्त पानी नहीं दिया गया तो नगर पालिका का घेराव करेंगे। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। ये नवीन जल आवर्धन योजना जिस उद्देश्य के लिए चालू की गई थी उस उद्देश्य पे ये बिल्कुल खरा नहीं उतर रही है। 1-2 वार्ड में इससे पानी सप्लाई की जा रही है, बाकी वार्डों में सप्लाई नहीं की जा रही है। जहाँ पर पानी सप्लाई की जा रही है आधे अवैध नल है, उनमें पानी बह जा रहा है। ठेकेदार से हम नगर पालिका से बात करते हैं तो वो ठेकेदार के पास भेजता है, ठेकेदार नगर पालिका के पास भेजता है। कल इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय जी के चैम्बर पर विस्तार से चर्चा की गई। न ठेकेदार जिम्मेदारी लेने तैयार है कि नगर की जनता को कौन पानी देगा, न नगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं कि ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है और ठेकेदार बोलता है कि ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है। अब हमारे को ये स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है कि नगर की जनता को पानी कौन देगा। मैंने कल अध्यक्ष जी को बोला है कि ये जिम्मेदारी ठेकेदार की नहीं है, ये हमारी जनप्रतिनिधियों की और हमारे नगर पालिका की है कि हम अपने नगर की जनता को 2 वक्त साफ पानी दें। अभी कभी एलम का बहाना बताया जा रहा है, कभी टूटी पाइपलाइन का बताया जा रहा है। मैंने तो अध्यक्ष जी को एक लिखित में आवेदन दिया हूँ कि अगर 15 दिन के भीतर इस नल जल योजना में सुधार कर नगर की जनता को 2 वक्त पानी नहीं दिया गया तो मैं नगर पालिका का घेराव करूँगा। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर नगर पालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया ने बताया कि बीच में कहीं पाइपलाइन टूट गई हो या फिर क्रैक हो गई हो, इसके कारण 1-2 माह में ऐसी समस्या आ जाती है। कहीं भारी वाहन पाइपलाइन पर से चले जाए या निर्माण कार्य वगैरह होने की स्थिति में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कहीं कहीं ऐसी शिकायतें आती है, जिस पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा उसे तत्काल ही ठीक करने की कार्रवाई की जाती है। एलम खत्म होने की जैसी कोई समस्या नहीं है, पानी की सप्लाई प्रॉपर चालू रहेगी। हाँ, कुछ जगह हो सकता है ऐसा कि मतलब पाइपलाइन बीच में कहीं क्रैक हो गई हो, फट गई हो या भारी वाहन के निकलने की वजह से, तो इस तरह की समस्या मतलब महीने 2 महीने में कहीं कहीं क्षेत्र में आती है। लेकिन आती इसी वजह से कहीं कोई भारी वाहन निकल गया या फिर कहीं किसी ने कंस्ट्रक्शन किया बिना अनुमति के, या फिर नगर पालिका में कोई पाइपलाइन डाल रहे हैं या फिर केबल बिछा रही है कोई कंपनी, तो इस वजह से कहीं कहीं शिकायत आती है तो उसको भी दुरुस्त करने की कार्रवाई तत्काल की जाती है। सर, जैसे पिछले बार एलम ठीक कर ली थी, इस बार भी तो ऐसे कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी की सप्लाई प्रॉपर रहेगी और इस तरह की कोई समस्या नहीं है।
विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी आनंद शिंदे पिता स्वर्गीय मनीराम शिंदे उम्र 30 वर्ष ग्राम इमली टेकरा हीरापुर थाना भरवेली निवासी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 4 पास्को एक्ट सहपाठी धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध में दोषी पाया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री कंप्यूटर क्लास भरवेली जाती थी, जहां पर आरोपी आनंद सिंह भी अपने दोस्त के साथ आता था, जिससे उसकी जान पहचान हो गई थी। बातचीत के दौरान आनंद ने अभियोक्त्री से कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। तब अभियोक्त्री ने उससे शादी से मना कर दिया और उससे बातचीत करना भी बंद कर दी। माह जनवरी 2019 को उसने अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शादी का झांसा लेकर वह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। अभियोक्त्री ने आनंद शिंदे को शादी करने के लिए कहा। तब 12 जुलाई 2019 को आनंद ने उसे बालाघाट लेकर आ गया, जहां उसने कुछ गोलियां उसे खाने दी। गोलियां खाने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। यह बात अभियोक्त्री ने अपनी मां को बताई। तब मां ने उसे शासकीय अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया, जहां उसका गर्भपात किया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भरवेली में आनंद के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के उपरांत प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया है। प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया के मार्गदर्शन में इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरती कपले के द्वारा की गई थी। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे बैयर के न्यायालय ने मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी रूप से परमिट जारी कर और समिति से रुपए निकालकर गबन करने के आरोप में आदिम जाति सहकारी समिति उकवा के प्रबंधक मधुकर राव पिता केशव राव वामनकर उम्र 42 वर्ष ग्राम उमरिया थाना रूपजर एवं कर्मचारी कार्तिक घरडे पिता केशवराव धर्रे उम्र 35 वर्ष ग्राम उकवा थाना रूपजर निवासी को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इन आरोपियों को धारा 409, 467 भारतीय दंड विधान में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास, 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड, 471/34 भारतीय दंड विधान में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी रूपजर को सरपंच ग्राम पंचायत छपरवाई ने इस आशय का लिखित शिकायत की थी कि आदिम जाति सहकारी समिति उकवा के प्रबंधक तथा अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा ग्राम नारंगी निवासी मेहतर तथा लगमा निवासी प्रेमलाल को ऋण देना बताया गया, जबकि उक्त दोनों लोगों की मृत्यु कई वर्ष पहले हो गई। उक्त शिकायत आवेदन की जाँच करने पर आरोपीगण मधुकर राव, त्रिभुवनगिरी, कार्तिक धरडे के विरुद्ध थाना रूपझर में धारा 409, 467, 471, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध 23 अप्रैल 2002 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि मेहतर की मृत्यु 16 दिसंबर 1996 तथा प्रेमलाल की मृत्यु 5 मार्च 1994 को हो गई थी। समिति के लेखापाल मधुकर वामनकर के द्वारा मेहतर के नाम परमिट क्रमांक 28,187, 28,911, 28,936 वर्ष 2099 में जारी कर राशि निकाली गई। आरोपी त्रिभुवन के द्वारा मेहतर के नाम 11 नवंबर 1999 को राशि 1,141 रुपये का परमिट जारी किया गया। आरोपी कार्तिक घरडे ने 28 जून 2001 को प्रेमलाल के नाम से 1,634 रुपये का परमिट जारी कर राशि निकाली गई थी। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपीगण को उक्त दंड से दंडित किया गया। विचारण के दौरान आरोपी त्रिभुवन गिरी की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से पैरवी पंजाब सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बैयर के द्वारा की गई। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जहां नगरीय क्षेत्र में जगह जगह कैंप लगाकर नागरिकों को शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए दस्तावेज मंगाकर फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई पात्र हितग्राही हैं जो शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नगर पालिकाओं के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी उन्हें अब तक शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित रखा गया है। ताजा मामला संबल कार्ड योजना के हितग्राहियों से जुड़ा हुआ है, जहां योजना के तहत संबल कार्ड धारक या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उन्हें तत्काल ही 5,000 रुपये की अंत्येष्टि राशि देने और बाद में उन्हें 15,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन नगर में ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके घर उनके मुखिया की मृत्यु होने के बाद भी उन्हें तत्काल दी जाने वाली 5,000 रुपये की अंत्येष्टि राशि अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है।
जो इस राशि को पाने के लिए 6-6 महीनों से नगर पालिका के चक्कर काटने के लिए मजबूर है, जो अब इस राशि को पाने के लिए वार्ड पार्षदों को भी खरी खोटी सुनाने लगे, जिस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि रामभाऊ पंचेश्वर ने हितग्राहियों को तत्काल अंत्येष्टि की राशि देने और लंबे समय तक उनकी फाइलें दबाकर नहीं रखने की मांग की गई। जो हितग्राही है गरीबी की रेखा के अंतर्गत जो आते हैं उनको 20,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है। उसके अलावा भी शासन ने निर्धारित किया कि उनको अंत्येष्टि की राशि 5,000 रुपये दी जाए। तो शासन के द्वारा ये निर्देश किया गया था, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि कुछ 6 महीना से ना उनको शासन के द्वारा ये कोई लाभ हितग्राही तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, चाहे संबल कार्ड हो या BPL राशन कार्ड धारक हो या कोई अन्य तक कोई भी कार्ड धारक हो। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर नगर पालिका के द्वारा संबल कार्ड धारकों को तत्काल 5,000 रुपये की राशि अंत्येष्टि राशि के भुगतान किया जाता है। यदि ऐसे केस पेंडिंग हो रहे हैं तो उसका पता लगाकर हितग्राही को तत्काल ही अंत्येष्टि की राशि दिलाई जाएगी। नहीं, अंत्येष्टि सहायता की राशि तो हम तत्काल देते हैं और इसके लिए अजय पटले हैं और शाखा के प्रभारी, उनको मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप 5,000 रुपये तत्काल अंत्येष्टि सहायता के लिए दें, जो पात्र हितग्राही है संबल योजना का, तो हम बिल्कुल देते हैं उसमें। और उनके पास कैश में उनके पास सदैव उपलब्ध रहता है, जिससे कि देरी न हो इस मामले में अंत्येष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर नगर पालिका परिषद बालाघाट में नमो हितग्राही मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां अनेक योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों को चेक का वितरण किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हितग्राही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नीरज केवलानी दुर्गा सोनी को 2-2 लाख रुपए का चेक दिया गया। स्व सहायता समूह बैंक लीकेज के तहत कृष्णा आजीविका को 1 लाख रुपए, ज्ञानमता पटले को 2 लाख, मध्य प्रदेश सनिर्माण कर्मकाल कल्याण मंडल योजना के अंतर्गत आवास के लिए सुखचंद पाचे, कमलेश बंसोड़ को 1-1 लाख, जितेंद्र कुमार लखेरा को 20,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं साहूकार पुष्पाराव, अनुभूति कनौजिया, ईशान डहरवाल, सारिका 22, कौशल्या गजेंद्र, वर्षा बोरकर, सुषमा भूषकर, संकल्प मेश्राम, पार्वती धुआरे, धनुन मेश्राम को 10-10 हज़ार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी व राज्य की शिवराज सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नगरपालिका तत्पर है। आज से 31 अक्टूबर तक हर वार्ड में शिविर लगाकर योजनाओं से वंचित लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। साथ ही सभी प्रकार की जो सुविधाएं नगरपालिका के माध्यम से आमजनों को मिलती है, जैसे स्वास्थ्य, नल जल, बिजली व राजस्व जैसे विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी उक्त अभियान में शामिल होकर आमजनों की समस्याओं का भी निराकरण करने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने इस देश की जनता की तकदीर और देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज ऐसे महामानव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, उनके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। दिन रात एक करके अनेक ऐसी सौगातें, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात हो, आज देश की अखंडता को बचाए रखने की बात हो, हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को जोड़ने की बात हो, तमाम ऐसे क्रांतिकारी निर्णयों के माध्यम से आज देश के प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिया। और हम तो क्या, आज दुनिया इस बात को मानती है कि आज पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोई नेता है तो आपका और हमारा अभिमान माननीय नरेंद्र मोदी जी है। वाटर प्रूफिंग के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद करने वाली खबर का प्रकाशन होते ही नगर पालिका प्रशासन के द्वारा वाटर प्रूफिंग के कार्य पर तत्काल ही रोक लगा दी गई, जिसके चलते भरी बरसात में करीब 2 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है काम आगामी समय के लिए टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा नगर बिल्डिंग में करीब 2 लाख रुपए की लागत से वाटर प्रूफिंग का कराने का ठेका दिया गया था, जहां मुख्य ठेकेदार के द्वारा अधीनस्थ ठेकेदार को वाटर प्रूफिंग का कार्य कराने का जिम्मा सौंपा गया था, जिस पर शुक्रवार को उक्त ठेकेदार के द्वारा नगर पालिका बिल्डिंग की छत की साफ सफाई कर वहां वाटर प्रूफिंग का कार्य शुरू किया गया था। जहां इस कार्य के दौरान ही बरसात शुरू हो गई, जिससे ठेकेदार के द्वारा दिन भर किया गया कार्य पानी पानी हो गया। इस खबर को पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया गया था।
जहां खबर का प्रकाशन होते ही नगरपालिका प्रबंधन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने करीब 2 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे वाटर प्रूफिंग के इस कार्य को तत्काल बंद करवा दिया गया। शुक्रवार को नगरपालिका में वाटर प्रूफिंग का कार्य शुरू करने के बाद हुई बारिश ने इस कार्य को जहां पानी पानी कर दिया, तो वहीं बरसात में वाटर प्रूफिंग के नाम पर लाखों रुपए की बर्बादी करने वाली इस खबर ने ठेकेदार के अरमान पर भी पानी फिर दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की तरह शनिवार को भी ठेकेदार अपने लेबर और वाटर प्रूफिंग का सामान लेकर नगरपालिका आया था, जहां वाटर प्रूफिंग करने के लिए मजदूर बिल्डिंग में सीढ़ी लगाकर कार्य करने पर जुट गए थे। लेकिन जैसे ही टीवी और अखबार के माध्यम से चल रही खबर जिम्मेदारों को लगी, तो उन्होंने तुरंत फोन कर मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को काम रुकवाने के आदेश दे दिए, जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने संबंधित इंजीनियर अंशिका को फोन कर तत्काल ही वाटर प्रूफिंग के इस कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जहां संबंधित इंजीनियर ने ठेकेदार को फोन कर तत्काल वाटर प्रूफिंग के कार्य को बंद कराया गया, जिसके चलते शुक्रवार की तरह शनिवार को भी वाटर प्रूफिंग का काम करने वाले नगरपालिका पहुंचा ठेकेदार को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मडसिनिया ने बताया कि नगरपालिका बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग का भारी भरकम काम नहीं कराया जा रहा था, केवल छत की साफ सफाई कराई गई थी, क्योंकि छत में पानी भर जाता है, जहां जगह जगह शिपिंग होती है और पानी टपकते रहता है, इसलिए वहां साफ सफाई कराई गई थी। जहां से पानी टपकता है वहां बारिश के बाद सीमेंट डाली जाएगी। बारिश खत्म होने के बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर नया एस्टीमेट बनाकर वाटर प्रूफिंग का कार्य कराया जाएगा। सर, वर्तमान में बरसात का दौर शुरू है और इसी दौरान जो है वाटर प्रूफिंग का काम आपके यहाँ पे चालू किया गया है। कल भी बरसात में पूरा वाटर प्रूफिंग बह गया, अभी भी फिर लेबर आए हैं काम करने के लिए, क्या है पूरा मामला? नहीं, वाटर प्रूफिंग का ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब भारी भरकम काम। उसकी साफ़ सफाई जरूर करवाई थी अभी, जिससे क्या है कि उसमें पानी भर जाता है तो वो लीकेज मार के ऑफिस को प्रभावित करता है। इस वजह से उसकी ओनली सफाई करवाई है, वाटर प्रूफिंग का कोई कार्य नहीं हुआ। अभी और आए हैं वाटर प्रूफिंग करने उन लोग के लेबर लोग? तो वाटर प्रूफिंग नहीं, हम जहाँ से पानी टपकता है रिश्ता है तो वहाँ पे सीमेंट जो कि 2-5 हज़ार का काम है वो हम करवाएंगे ओनली, वो भी बारिश बंद होने के बाद। यानी फिर वाटर प्रूफिंग में काम कब शुरू होगा, यानी बाद में? प्रूफिंग की अगर आवश्यकता होगी तो उस आधार पर मतलब जो मौसम ख़त्म हो जाएगा बारिश का, उसके बाद जैसा मतलब टेक्निकल रिपोर्ट लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने का एस्टीमेट है, ऐसे कुछ बनाए होंगे? एस्टीमेट तो अभी बनाएंगे, उसका अभी क्लियर नहीं है एस्टीमेट कितने का है। जिला सेन नाई समाज के द्वारा नगर के भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त किए, साथ ही चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र, इनमें अपनी सहभागिता दर्ज कराने वाले समाज के लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिला सेन नाई समाज बालाघाट के जिला अध्यक्ष ML चावके ने बताया कि समाज में जागरूकता का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत इसलिए की गई ताकि समाज के बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हो। इसी तारतम्य में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, ताकि वे पढ़ाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए समाज में अपना नाम रोशन करें। कार्यक्रम के दौरान करीब 70 से 80 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वाले तथा जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता दर्ज की, उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके समाज के वरिष्ठजनों एवं समाज के पूर्व अध्यक्षों का भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम हमारा समाज में जागरूकता का कार्यक्रम था। शुरुआत इसकी हमने करे कि हमारे जो बच्चे हैं जो कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करें हैं, उनको सम्मानित करना था, प्रोत्साहित करना था कि वे इसी तरह आगे भी अपनी गुणवत्ता कायम रखें और अपने समाज में अपना नाम रोशन करें और समाज के लिए और खुद के लिए कुछ कर सकें। कितने लोगों का सम्मान कर रहे हैं आप? सम्मान लगभग हमने 70-80 लोगों का, बच्चों का सम्मान हुआ है यहाँ पर, और उसके अतिरिक्त बच्चों के अतिरिक्त बड़े लोगों का भी सम्मान था जो समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं समाज में, उनका भी सम्मान था। राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज की है, जैसे पंचायत में, नगर पालिका में, उन लोगों ने जो अपना प्रदर्शन किया है उस
लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चंदपुरी निवासी 40 वर्षीय राजेश नायक की शनिवार को नहर में डूबने से मौत हो गई एवं पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदपुरी निवासी 40 वर्षीय राजेश पिता बारेलाल नायक 17 सितंबर की सुबह 8 बजे गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित खेत के समीप लकड़ी बीनने गया था, परंतु सुबह 11 बजे तक वह घर वापस नहीं आने पर उसके परिजनों ने उसके आसपास पतासाजी की, परंतु कहीं कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा नायक अपने पति का पतासाजी करते हुए खेत की तरफ गई तो खेत के सामने स्थित नहर के किनारे उनकी साइकिल, लकड़ी व चप्पल दिखाई दी, परंतु राजेश उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि वह नहर में डूब गया होगा। जिसके बाद पुष्पा नायक घर पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन व ग्रामीणजन खेत पहुंचकर नहर के अंदर पतासाजी किया तो राजेश नहर के अंदर पानी में डूबा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। जिसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणजनों की मदद से मृतक व्यक्ति की लाश को नहर के अंदर से बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई कर शव को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। कलेक्टर कार्यालय परिसर में बनाया गया लोक सेवा केंद्र का भवन महज कुछ ही सालों में ही क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोक सेवा केंद्र पहुंचने वाले आम लोग इसकी दयनीय हालत देखते हुए घबरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोक सेवा केंद्र के इस भवन का निर्माण वर्ष 2015 में कराया गया था। निर्माण के 1 वर्ष बाद से ही भवन नीचे धसकना प्रारंभ हो गया और यह भवन लगातार नीचे धसकते ही जा रहा है। जिस प्रकार से यह भवन क्षतिग्रस्त हो रहा है, यहाँ कार्यरत कर्मचारियों में भय का माहौल व्याप्त होने से लगा है। कर्मचारी इस बात से भयभीत होने लगे हैं कि धसकने के कारण यह भवन गिर न जाए। वर्तमान में आलम यह है कि लाखों की लागत से बनाए गए इस भवन की टाइल्स जगह जगह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है, साथ ही दीवारों में भी दरारें आ गई। बताया जा रहा है कि इस भवन का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कराया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जिस प्रकार से लाखों रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है और इस भवन में सही तरीके से भरण नहीं डाला गया, जिसके कारण यह समस्या सामने आ रही है। इससे निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा वैसे तो गुणवत्ता युक्त निर्माण किए जाते हैं, लेकिन इस भवन के निर्माण के दौरान क्यों लापरवाही बरती गई, यह सवाल खड़े होना लाजमी है। आपको बताएं कि जनता को विभिन्न प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटना न पड़े और इसी कार्यालय के जरिए सभी प्रकार के दस्तावेज उन्हें प्राप्त हो, इसी मंशा से शासन के द्वारा लोक सेवा केंद्र खोला गया था। वर्तमान में अभिभावकों को बच्चों के आय, जाति सहित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग लोक सेवा केंद्र में रोजाना ही पहुंच रहे हैं। लोक सेवा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी केवल मड़ावी ने बताया कि इस भवन में निर्माण के दौरान भरण अच्छे से नहीं डाले जाने के कारण जमीन नीचे जा रही है। भवन निर्माण सही तरीके से न होने के चलते इसका बेस धसक रहा है, टाइल्स टूट गई है। यहाँ आने जाने वालों को भी टूटी टाइल्स से काफ़ी परेशानी होती है। वहीं जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण चूहे की संख्या भी बढ़ गई है, जो कभी कभी शासकीय दस्तावेज और कंप्यूटर के वायर सहित अन्य सामग्री को कुतर देते हैं। यह भी समस्या आ रही है। जमीन अंदर घुस न जाए, इसका डर भी बना रहता है। टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गई है। अधिकारियों के द्वारा इस समस्या को देखा जा चुका है। इसके सुधार कार्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्माण में अनियमितता बरती गई है, इसकी मरम्मत करनी चाहिए। तो ये जैसे कि आपके जो टाइल्स टूटी हुई है, हर जगह गड्ढे हो गए हैं, आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पे रखे रहते हैं, तो इससे किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है और हुई है आप लोग को? सर इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे क्या है, ये सब टाइल्स टूटने की वजह से जो शेड वेड हो गए हैं यहाँ पे, इसकी वजह से चूहे में प्रॉब्लम आती है। जो जैसे कि आप लोग का महत्वपूर्ण विभाग है, यहाँ दस्तावेज बनते हैं, चाहे मूल निवास हो, लाइसेंस हो किसी का, सारी चीज़ें अभी यहाँ पे इनकी फाइलें रखी रहती है। कभी कुछ अगर चूहों ने कतर दिया, किसी के महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए, तो ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे फिर आप? जी सर, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होगी सर हमको। ऐसी कितने बार घटना हुई है? सर ऐसी तो 2-3 बार घटना हो चुकी है हमारे साथ। तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दिया है कि सर ऐसी स्थिति हो रही है? जी सर। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? सर ये इसका वो कर दे, जल्दी मरम्मत होना चाहिए। मरम्मत करा दे। और अगर मरम्मत नहीं होती है तो फिर आपको बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है।
जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए यह राहत भरी खबर है कि अब शाम के समय की ओपीडी प्रारंभ होने जा रही है। शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार शासकीय अस्पतालों में ओपीडी का समय सोमवार से परिवर्तित हो जाएगा और नए टाइमिंग के अनुसार अब ओपीडी लगेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में ओपीडी का समय कई वर्षों तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम के समय 5 बजे से 6 बजे तक ओपीडी लगती थी। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में वर्ष 2019 में ओपीडी का समय परिवर्तित किया गया था। उनके अनुसार सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक ओपीडी लग रही थी। इस दौरान दोपहर में 1:30 बजे से 2:15 तक लंच का अवकाश रहता था। बाहर से आने वाले मरीजों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए ओपीडी का समय परिवर्तित किया जा रहा है। अब जो नया टाइमिंग ओपीडी का लागू किया जा रहा है उसके अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 6 बजे तक ओपीडी लगेगी। इस संबंध में चर्चा करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि वर्तमान में ओपीडी का समय जो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक था उसमें परिवर्तन कर प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक ओपीडी का समय रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि जो लोग दिन में टेस्ट एक्सरे लेकर आते हैं उसकी रिपोर्ट संबंधित चिकित्सकों को दिखाकर उपचार प्राप्त कर सके, क्योंकि जांच वगैरह में देरी होने से मरीजों को काफ़ी असुविधा हो रही थी। शाम को भी ओपीडी होने से मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। यह व्यवस्था सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, वर्तमान में ओपीडी का समय जो 9 से 4 था और उसमें क्या बोलते हैं सब 1:15 से लेकर के 2 बजे तक के 1:30 से 2:15 तक लंच का अवकाश था। उसमें परिवर्तन करते हुए अब ओपीडी का समय प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है और शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक ओपीडी खुलने का समय रहेगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि दिन में जो लोग अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो उसकी रिपोर्ट जा करके संबंधित चिकित्सक को दिखा करके उसमें उपचार अपना ले सकें। क्या होता था, अभी जांच का होते होते और ये सब करते हुए थोड़ा देर हो जाती थी, तो इसलिए अब इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था से मरीजों को जो थोड़ी असुविधा हो रही थी वो नहीं होगी। सर, कब से किया जा रहा है सर ये? ये 9/9 का आदेश है, हमको अभी मिला है तो अगले सोमवार से हम इसको कर